हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अपने घरों में अपने परिवार के संग सुरक्षित होंगे और आगे भी रहिएगा। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पर। आज से फिजिक्स क्लास स्टार्ट करता हूँ मैं। नॉर्मली बच्चे 10th से जब 11th में लोग आते हैं तो थोड़ा प्रेशर होता है और नॉर्मली फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर चाहता, बट मैं आपसे यही बोलना चाहूँगा, फिजिक्स से डरिए मत। फिजिक्स को रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो नॉर्मली सिलेबस पे आज तो हम नहीं जाएंगे, हम लोग सीधे टॉपिक पे एंटर करेंगे। तो आज हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के बारे में स्टडी करने जाएंगे बच्चे। मैथमेटिकल टूल्स, तो ये मैथमेटिकल टूल्स क्या होता है? ये कोई पर्टिकुलर फिजिक्स के बुक में कोई चैप्टर नहीं है बच्चे। मैथमेटिकल टूल्स मतलब ये 2 सालों तक 11th 12th में आप फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स यूज कीजिएगा, जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला जो मैथमेटिक्स यूज कीजिएगा, उन सब का इंट्रोडक्शन आपके पास पहले से होगा। तो उसको डील करने में आपको डील करने के समय आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आप नहीं जान रहे हैं, क्योंकि ये जो सारे मैथमेटिकल टूल्स हैं, मैथ में 11th 12th 2 सालों में आप चैप्टर वाइज पढ़ते जाइएगा मैथ चैप्टर में, बट मुझे ज़रूरत पहले है। तो वो सारे मैथमेटिकल टूल्स के साथ डील करेंगे बच्चे हम लोग। उन सारे मैथमेटिकल टूल्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है जो आपके फिजिक्स में 11th क्लास में मोशन इन प्लेन में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और वो जो नॉर्मली मैथमेटिकल टूल है उसको बोल सकते हैं बैकबोन ऑफ फिजिक्स। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं तो आपके लिए न्यूमेरिकल को हैंडल करना बहुत इजी हो जाएगा। बहुत लोग जो इस चीज़ को जानते नहीं, मैथमेटिकल टूल को पहले से अच्छे से ना पढ़े हो, उनको हमेशा फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने समय प्रॉब्लम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो नॉर्मली इस कंसंट्रेट करके सुनिएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल जिसका नाम है वेक्टर बच्चे। तो नॉर्मली वेक्टर हम लोग स्टडी करेंगे बच्चे। वेक्टर टोटल 4 लेक्चर का होगा। ये थोड़ा आराम से मैं पढ़ाऊंगा, इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा एकदम कि आपका कमांड आ सके बच्चे। और आप एक बात ज़रूर, मेरे वीडियो को देखने से पहले, मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो उसका क्लास नोट्स मैं पहले प्रोवाइड करता हूं। तो मेरे वीडियो देखने से पहले क्लास नोट्स को अपने कॉपी में अच्छे से लाइन वाइज पॉइंट वाइज लिख लीजिए, एक बार देख लीजिए, कोशिश कीजिए समझने का, देन वीडियो देखिए, आपको फायदा होगा बच्चे। ओके, और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको कहीं दिक्कत ना आए, इसके लिए मैं हर चीज़ प्रोवाइड आपको करूंगा। साथ में वीडियो के बाद आपको उस टॉपिक और चैप्टर जो भी कवर करेंगे उसका असाइनमेंट आपको मिल जाएगा बच्चे। ओके, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल में। फर्स्ट वेक्टर स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो नॉर्मली जो वेक्टर है, नॉर्मली बात करें हम वेक्टर, तो ये जो वेक्टर चैप्टर है ये हम लोगों ने 9th क्लास में थोड़ा पढ़ा है बच्चे वेक्टर के बारे में। तो हमारा टॉपिक है बच्चे लोग वेक्टर। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो नॉर्मली वेक्टर जब हम स्टार्ट करते हैं बच्चे, तो इस बात का थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन या थोड़ा मोड़ा बेसिक आपको 9th क्लास में पता है, ठीक है। तो उसके ऊपर डील करते हैं। चलिए हम लोग आते हैं वेक्टर के ऊपर, चलते हैं बच्चे। पहले आते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है नॉर्मली? तो नॉर्मली एक बात बोला जाए तो क्वांटिटी 2 तरह के होते हैं। सिंपल वर्ड में आए तो एक फिजिकल क्वांटिटी, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलेंगे? ऐसे क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें, ऐसे क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकें, उन सारे क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बट ऐसे भी कुछ क्वांटिटी होते हैं जिनको मेजर नहीं कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, बहुत दर्द है मुझे इस लॉकडाउन में, तो कितना दर्द है भाई, ये हम बयां कर सकते हैं, बता सकते हैं? हाँ, मुझे 10 kg दर्द है, 20 kg दर्द है, ये कोई सेंस नहीं होता है बच्चे। तो कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। बहुत मोहब्बत है मुझे, कितना मोहब्बत है ये डिफाइन किया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली ये कुछ मोहब्बत, प्यार, दर्द, टेस्ट, इन सब का कोई मेजर्ड वैल्यू नहीं, इनको मेजर नहीं कर सकते हैं हम किसी तरीके से, क्या कोई मशीन नहीं है मेजरमेंट करने के लिए। तो ये सारे नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, तो इनके साथ हमको डील नहीं करना है, इनके साथ मुझे डील नहीं करना है, ना आपको डील करना है। हम लोग को वो सारे फिजिकल उनके बारे में डील करना है जो क्वांटिटी मेजर हो सके, और वैसे क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सके उसको बोलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं बच्चे। तो नॉर्मली फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हम लोग चलेंगे।
चलिए एक हम आपको नॉर्मली फिजिकल क्वांटिटी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देता हूँ मैं, एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मान लेते हैं मैं मार्केट गया, लॉकडाउन का समय है, लोग आलू के ऊपर ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बोड़ी खरीद के ले जा रहे हैं लोग। मैं भी गया लॉकडाउन में, मैंने 50 kg आलू परचेज कर लिया, 50 kg आलू परचेज कर लिया। ओके, मेरा भाई भी गया, भाई वो भी गया मार्केट में, उसने भी 100 kg आलू खरीद लिया, 100 kg आलू खरीदा उसने। ठीक है, अब टोटल अगर आलू बोले तो मेरे घर में कितना आलू आ गया बच्चे? तो सिंपल सर, ऐड कीजिए, क्या सोचना है इसमें, 50 kg आलू टोटल आपके घर में। बहुत बढ़िया, इसको ऐड कर दिया मैंने। एक बात हमेशा दिमाग में बैठा के रखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो टर्म, n इंटू यू, एन यू, वेर n इज न्यूमेरिकल वैल्यू, n क्या है बच्चे यहां पर? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और u क्या है? यूनिट, जो चीज आप ले, जो फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं। तो किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, हमारे पास दो चीज तो अवश्य होने चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या होना चाहिए? यूनिट। तो नॉर्मली अगर मैंने 50 kg आलू बोला तो क्या ये कंप्लीट डिफाइन है 50 kg आलू? और ऐसा कोई सेंस है जिसमें कोई चीज छूट गया इसमें? सोच कर देखिए, बिल्कुल नहीं। 50 kg, बिल्कुल सही सर, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना है? 50, और यूनिट क्या दिया आपने? kg। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए n इंटू यू एक जनरल टर्म यूज करते हैं, वेर n इज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी एंड u इज यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चे ठीक है, हमको आलू लेना था तो 50 kg, तो एकदम सही का बात है सर, फिजिकल क्वांटिटी आपने बोला है 50 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट कितना बच्चे लोग? kg। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, तो मैं और मेरे भाई ने दोनों ने आलू खरीद लिया, टोटल आलू मेरे घर में कितना आ गया? 150 kg। बहुत बढ़िया। चलिए, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, ये चीज सेंस वाली बात है, ये हम लोग भी समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर चलिए दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि मेरे भाई ने 50 न्यूटन लगाया, मेरे भाई ने 50 न्यूटन लगाया किसी एक बॉडी के ऊपर, और मैं भी जाके उसके ऊपर लगा दिया 50 न्यूटन। मेरे भाई ने लगाया एक बॉडी के ऊपर 50 न्यूटन फोर्स, और मैंने भी लगाया 50 न्यूटन। ये मेरे भाई ने लगाया और ये मैंने लगाया, एक बॉडी था जैसे भाई ने 50 न्यूटन लगाया और मैंने भी 50 न्यूटन लगाया। बताइए नेट फोर्स कितना? सोच कर बताइएगा बच्चे, थोड़ा दिमाग से, कितना? कुछ लोग बोल रहे हैं बड़ा आसान सर, 150 जोड़ के 150 हुआ, 50-50 जोड़ के सर कितना हो जाएगा? ये 50-50 जोड़ के 100 न्यूटन हो जाएगा। क्या ये बच्चे सही है? ये सही भी हो सकता है, ये गलत भी हो सकता है, क्योंकि किसी बॉडी के ऊपर फोर्स, जैसे एग्जांपल, चलिए इसी को समझाता हूं मैं एक डायग्राम से भी। मान लेते एक बॉडी है हमारे पास, ठीक है, मेरे भाई ने 50 न्यूटन इधर लगा दिया और मैंने 50 न्यूटन इधर लगा दिया। बोलिए, बॉडी घसकेगा? नहीं घसकेगा। और बॉडी अगर नहीं घसका तो बच्चे बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कितना? तो F नेट इज इक्वल टू, इस केस में क्या आ गया? 0। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा बच्चे। तो नॉर्मली दो क्वांटिटी बच्चे, एक मैंने यहां समझाया और एक बच्चे मैंने आपको यहां समझाया। ये दोनों में डिफरेंस समझिए बच्चे, क्या डिफरेंस है। सर ये आलू लेने की बात की तो 50 और 100 आराम से जुड़ गया, 150 kg, कोई दिक्कत भी नहीं हुआ। बट जब आपने 50-50 न्यूटन लिया तब मैंने देखा कि सिंपल ऐड नहीं हुआ, ये तो सर 0 भी हो गया। मतलब फोर्स को 50 न्यूटन बोल देना कोई सेंस नहीं है बच्चे। फोर्स के साथ मुझे ये बताना चाहिए था कि मैंने फोर्स बॉडी पे कहां लगाया, मैंने लेफ्ट लगाया, राइट लगाया, कहां लगाया। जैसे एग्जांपल, अगर कोई बॉडी मेरे ऊपर, मैं किसी ने मेरे ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लगाया, तो फोर्स तो बहुत तरीके से हो सकता है बच्चे। कोई इधर से खींच सकता है, मैं इधर चल जाऊं, राइट तरफ चल जाऊं, इधर से खींचेगा तो मैं लेफ्ट चला जाऊं, इधर से खींचेगा मैं आगे आ जाऊंगा, इधर से धक्का देगा तो मैं पीछे चला जाऊंगा। कोई मुझे क्या कहते हैं, नीचे धक्का तो नीचे जमीन के अंदर चला जाऊंगा। कोई फोर्स मेरे ऊपर चला जाऊंगा। खुश भी हो गए होंगे आप कि ऊपर चला जाऊंगा। नहीं भाई, अभी ऊपर जाने का कोई इरादा नहीं है, फिलहाल ही शादी हुई है मेरी। चलिए हम आगे आते हैं। तो नॉर्मली जो फोर्स है इसका
एक पैटर्न मतलब समझना पड़ेगा आपको कि इस तरह के फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसमें बस न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बता के हर चीज पता नहीं चलता है, उसमें एक डायरेक्शन भी देना जरूरी था, तब जाकर उसका पूरा सेंस समझ में आता है। इसी बॉडी के ऊपर अगर बच्चे इस साइड मैंने 50 न्यूटन लगाया और मेरे भाई ने भी इस साइड ही 50 न्यूटन लगाया, तब सर इसमें एफ नेट बहुत अच्छा 100 न्यूटन से खिंच जाएगा बॉडी। ओके, यानी सेम फोर्स अलग अलग तरीके से लगाने के कारण अलग अलग बच्चे उसका रिजल्टेंट आ रहा है। मतलब कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनके लिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है, विदाउट डायरेक्शन उनका कोई सेंस नहीं होता है। जैसे एग्जांपल, मेरे दोस्त ने कॉल किया, उसने बोला अपने घर से मैं तुम्हारे घर से 20 किलोमीटर दूरी पे हूँ। बहुत बढ़िया, 20 किलोमीटर दूरी पे, फोन काट दिया उसने, इतना ही बोल के बैटरी डिस्चार्ज हो गया उसका। अब आप ये बताइए, अब वो मेरे घर से 20 किलोमीटर की दूरी पे है, तो क्या मैं उसके पास पहुंच पाऊंगा? कुछ सेंस हुआ इसमें? बिल्कुल नहीं। 50 किलोमीटर किधर मेरे घर से, कोई सेंस नहीं है बच्चे इसका। तो नॉर्मली ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दे देने से उसका काम नहीं चलता है बच्चे। उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट तो जरूरी है ही है, साथ में मुझे डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनमें न्यूमेरिकल वैल्यू हो, यूनिट हो, मतलब मैग्नीट्यूड हो, इन ओवरऑल क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग? ये पूरे जो टर्म्स हैं, ये जो पूरा टर्म यहां पर आपको दिख रहा है, ये एक्चुअल में क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं बच्चे। तो ऐसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, और ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वैसे क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें एक अपवाद है, वेक्टर अलजेब्रा को भी जो फॉलो करना चाहिए। मतलब किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए, किसी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज बच्चे। पहला, फर्स्ट उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सेकेंड उसका डायरेक्शन होना चाहिए, और तीसरा वो वेक्टर अलजेब्रा को बच्चे फॉलो करना चाहिए। वैसे क्वांटिटी को क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। एक टर्म है वेक्टर अलजेब्रा, आगे देखेंगे, उसी को तो पढ़ना है मेरी डिटेल में मुझको। चलिए, तो फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं बच्चे? 2 तरह के नॉर्मली आपने पढ़ा। पहला क्या था आपका? स्केलर क्वांटिटी। दूसरा क्या है बच्चे? फिजिकल क्वांटिटी। और मुझे लगता है कि ये एग्जांपल करने के बाद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या है बच्चे। ठीक है, एक क्वांटिटी और आता है, एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटी को 3 तरह से, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड थर्ड वन इज टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, जिसमें ना स्केलर का ना ही वेक्टर, उनको हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे आगे टॉपिक, जैसे करंट बचे आपका ना स्केलर है ना वेक्टर, वो टेंसर क्वांटिटी है। दोनों ना हुआ तो टेंसर क्वांटिटी आता है, वो बाद में डिटेल में करेंगे, उसका जरूरत हमें नहीं है। तो नॉर्मली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी बचे अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। स्केलर क्वांटिटी में स्टार्टिंग से करते हैं, सबसे फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी जो आपने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उसमें आएगा बच्चे पहला क्या? मास। अगर हम बोले मेरा मास इतना है, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है बच्चे, कोई जरूरत नहीं है डायरेक्शन देने का, तो वो स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस, देन स्पीड, देन वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब कैसे क्वांटिटी हैं? स्केलर क्वांटिटी। और भी ईटीसी बहुत सारे आते चल जाएंगे। वेक्टर बचे, तो स्टार्टिंग से वेक्टर की बात करें तो पहला वेक्टर क्वांटिटी क्या मिला था हमें? डिस्प्लेसमेंट। सेकंड बचे वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन, देन मोमेंटम, देन फोर्स। उसके बाद आगे बढ़ता चला जाता है ईटीसी। तो ये सारे हमारे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी हैं बच्चे। चलिए, इन सबको इन डिटेल में पढ़ना है, वो 9th स्टैंडर्ड पे थोड़ा कम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चे। तो नॉर्मली हम लोग यहां तक जान चुके हैं कि 3 तरह के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। पढ़ना हम लोग को वेक्टर है, इनमें स्केलर और टेंसर के ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्केलर मींस सिर्फ मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू हो और यूनिट हो, तो क्या है बच्चे? स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वेक्टर में, यानी प्योर हम लोग को वेक्टर के ऊपर कंसंट्रेट करना है बच्चे।
तो सबसे पहले वेक्टर को एकदम डिटेल में, सर वेक्टर क्या होता है वो तो समझ में आ गया होगा। फिर वेक्टर को सर रिप्रेजेंट कैसे करें, नेमिंग कैसे करेंगे किसी वेक्टर का, सर ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे वेक्टर का, कितने तरह के वेक्टर होते हैं, तो ये सब चीज डिटेल में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक जो आगे बढ़ते हैं उसमें हमारा टॉपिक आएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जो वेक्टर को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, एकदम बेसिक, अच्छे से एकदम समझिएगा, ठीक है। जहां ना समझ में आए स्क्रीन को पॉज करके दोबारा से कोशिश करिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन में चलते हैं, नेम कैसे देंगे किसी वेक्टर को, नेमिंग कैसे दिया जाए, देन ग्राफिकल चलेंगे बच्चे, ठीक है। चलिए नेमिंग, नाम कैसे देते हैं वेक्टर को, मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो नाम देते हैं ABCD, अल्फाबेट से नाम दे सकते हैं बच्चे हम लोग। तो A मैंने दिया, A लिखा और इसके ऊपर इस तरह से एक एरो बना दिया, तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको रीड करेंगे वेक्टर A, क्या रीड करेंगे, वेक्टर A, ठीक है। अब भाई बच्चे एक और भी होता है, अगर हम A लिखकर अगर इस तरह से लगा दें तो ये भी एक वेक्टर है, पर ये स्पेशल टाइप का वेक्टर, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। देखिए बिल्कुल ये सब नया चीज होगा आपके लिए, तो ये सब चीजों को दिमाग में डालते जाना है, ठीक है। चलिए तो अल्फाबेट से कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे, स्मॉल ले सकते हैं, लेटर कैपिटल ले सकते हैं, बट अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो A लिखा मैंने और उसके ऊपर एक एरो लगा दिया बच्चे, टेल और हेड, तो इसको रीड करेंगे वेक्टर A। एक और स्पेशल टाइप का आता है वेक्टर बच्चे, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, कोई भी अल्फाबेट लिख के उसके ऊपर कैप टोपी पहना दीजिए उसको, तो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर ही है, इसका भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब होगा, बट एक स्पेशल फीचर है यूनिट वेक्टर का, जो मैग्नीट्यूड होता है वो यूनिटी होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1, कितना होता है 1, इसका तो अपना अलग अलग होगा। जैसे एग्जांपल फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम अगर वेक्टर क्वांटिटी है, सिर्फ मैंने F लिख दिया तो इससे मुझे डिफाइन नहीं हुआ ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब अगर नेमिंग कर रहे हैं तो अच्छा इसके ऊपर ये लगा दीजिए, मतलब देखते ही समझ में, ओ फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है इसलिए ऐसा दिया गया है। जैसे स्पीड, मान लीजिए स्पीड मैंने लिखा S, तो मैं स्पीड के ऊपर ये लगाऊं तो ये बिल्कुल गलत है, स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है नॉर्मल ऐसे बच्चे। अगर वेलोसिटी लिख रहा हूं, हाँ ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, आप लिख सकते हैं इसको। तो किसी भी वेक्टर को अगर नेमिंग से रिप्रेजेंट करना है तो आप बच्चे कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं और उसके साथ ऊपर बच्चे आपको क्या लगाना है बच्चे, एरो लगाना है। बच्चे इस बात को ध्यान दीजिएगा, सर वेक्टर इधर है तो एरो इधर लाएंगे, नहीं, किधर भी डायरेक्शन हो एरो बच्चे इसी तरह से आपको देना है। तो ये हो गया बच्चे नेमिंग करने का तरीका। एक बात और, यूनिट जो वेक्टर होता है वो स्पेशल टाइप का बच्चे वेक्टर होता है जो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, डायरेक्शन। अच्छे से इसको पढ़ेंगे हम, बस अभी बेसिक थोड़ा पता हो आपको। तो यूनिट वेक्टर भी एक वेक्टर ही है, जैसे फोर्स वेक्टर है, हमको सर फोर्स वेक्टर का डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर बताइए, तो कैप लगा देंगे उसके ऊपर तो वो डायरेक्शन बताएगा। वो कैसे बताएगा हम देखेंगे बच्चे। तो रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कोई भी नाम लिख दीजिए आप और उसके ऊपर क्या लगा दीजिए, इस तरह से एरो, इसको क्या रीड करेंगे, वेक्टर B, वेक्टर C, सिर्फ C लिख दिए, इट इज मैग्नीट्यूड। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। किसी चीज का मैग्नीट्यूड लिखना है अगर आपको, तो डायरेक्ट बच्चे वो नेम लिख दीजिए, एरो हटा के, तो भी इसको मैग्नीट्यूड रीड करेंगे, या इसको बच्चे आप वेक्टर C और ये मॉड, सब जानते होंगे बच्चे इसको क्या बोलते हैं, मॉड, इसको भी मैग्नीट्यूड बोलेंगे और इसको भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C। लिखने का तरीका है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। चलिए ये तो था हमारा नेमिंग कैसे करेंगे किसी वेक्टर को। अब नेमिंग के बाद बच्चे हम लोग आते हैं सर ग्राफिकल कैसे, बोर्ड पे बनाना हो कोई वेक्टर तो कैसे बनाएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चे। तो किसी भी वेक्टर को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना है तो बच्चे स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। इस बात को दिमाग में आप बैठा लीजिए, यानी वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन विथ टेल एंड हेड, एरो होना ही चाहिए, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। ओके, यानी एक वेक्टर स्ट्रेट लाइन, सर ये भी वेक्टर, हाँ बिल्कुल, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये सब वेक्टर है, बहुत बढ़िया, ये भी वेक्टर, ठीक है। अब भाई सर वेक्टर में तो आपने बताया है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, सर इससे कैसे पता चलेगा ये मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बहुत बढ़िया, देखते हैं। चलिए तो एक वेक्टर को नेमिंग दे देते हैं बच्चे। चलिए ये एक वेक्टर है, इसको वेक्टर मैंने A दिया, इसको नाम दिया मैंने वेक्टर B, इसको नाम दिया मैंने वेक्टर C, इसको मैंने नाम दिया वेक्टर D। कोई प्रॉब्लम, नेम दे दिया बच्चे मैंने सबको। जैसे हम सबको अलग अलग लोगों को पहचानने के लिए अलग अलग नाम दिया जाता है, उसी तरह इनको पहचानने के लिए अलग अलग नाम दिया गया बच्चे। ओके,
चलिए, तो एक वेक्टर का दो चीज हम लोग बच्चे पढ़े हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है सर, वो भी बताइए, और वेक्टर का डायरेक्शन होता है, ये भी बताइए। दो चीज हमको इससे पता चलना चाहिए, तब ये वेक्टर कहलाएगा। बहुत बढ़िया। तो वेक्टर आप ध्यान अगर दीजिएगा तो बच्चे इसमें एक एरो है, एरो है। तो वेक्टर में जब लाइन बना के जब हम एरो देते हैं तो ये एरो बताता है उस वेक्टर का डायरेक्शन, मतलब जिस साइड एरो होगा उस साइड उस वेक्टर का डायरेक्शन होगा। इधर डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन। बात समझ में आ गया? तो एक वेक्टर में जो एरो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चे? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चे इन सब में वेक्टर ए बी सी डी का जो डायरेक्शन है आपको पता चल गया होगा। चलिए सर, डायरेक्शन पता चल गया, जो एरो है वो डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करेगा। बहुत बढ़िया। अब आइए सर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, एरो डायरेक्शन की तरफ, आइए मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे? तो बच्चे वेक्टर का जो लेंथ होता है, जो लेंथ ये बताएगा इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ। अब बच्चे यहां देखिए, मैंने दो वेक्टर, एक वेक्टर ए आई है और एक वेक्टर डी आई है। जाहिर सी बात है दोनों का डायरेक्शन तो बच्चे अलग है, तो अलग अलग वेक्टर है। आप यहां बताइए किस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वेक्टर ए का कि वेक्टर डी का? ऑफ कोर्स वेक्टर डी का है बच्चे, बिकॉज किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो उसका क्या बताता है? लेंथ बताएगा बच्चे। तो जितना ज्यादा लेंथ होगा उसका बच्चे मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। तो बोलिए समझ में आया बच्चे? एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का अल्फाबेट तरीका, एक वेक्टर को ग्राफिकल तरीका, ये अल्फाबेट तरीके से है, ये ग्राफिकल तरीके से है। दिमाग में एकदम बैठा लीजिए बच्चे। वेक्टर को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, स्ट्रेट लाइन में एरो हेड उसका डायरेक्शन बताएगा, और जो लेंथ होगा वेक्टर का वो क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड बताएगा। तो ये था बच्चे हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब नेक्स्ट आते हैं बच्चे, तो नॉर्मली स्ट्रेट लाइन से ऑलवेज रिप्रेजेंट होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अब यहां पर एक एग्जाम्पल में आते हैं बच्चे, हम लोग थोड़ा और इलस्ट्रेट करके देखते हैं इसको कि वेक्टर के एरो हेड का क्या खासियत है, ये भी चीज आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए बच्चे, अगर मैं बोलूं आप लोगों को, दो लोगों ने, एक चिंटू और एक मिंटू, चिंटू ने फोर्स लगाया 50 न्यूटन, बहुत बढ़िया, और उसी डायरेक्शन में मिंटू ने लगाया 100 न्यूटन। चिंटू ने लगाया 50 न्यूटन और उसी डायरेक्शन में मिंटू ने लगाया 100 न्यूटन। तो बच्चे आप बना सकते हैं इसको, पीछे का जो भी आइडिया दिया मैं उसे, सर 100 न्यूटन, इसे जस्ट दुगुना और डायरेक्शन सेम। तो सर एकदम एरो एक डायरेक्शन में रखिए और इससे लेंथ दुगुना कर दीजिए, तो इसको बोल सकते हैं सर 100 न्यूटन। बोलिए बात समझ में आया आपको? इसको नाम दे दीजिए फोर्स F1, इसको नाम दे दीजिए फोर्स F2। बोलिए बात समझ में आया बच्चे? तो दो इससे मैग्नीट्यूड बढ़ा, मतलब एक बात हमेशा ये बताने का जरूरत क्यों पड़ा कि आपको फिगर में देख के ही समझ में आ जाएगा सारा चीज कि डायरेक्शन का किधर है, कौन कितना बड़ा है। तो नॉर्मली ये बच्चे F2 जो है वो बड़ा है क्योंकि वो 100 न्यूटन है। बोलिए बात समझ में आया आपको? तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखिएगा, रिप्रेजेंटेशन का तरीका। अब यहां पर एक बात अगर बोले बच्चे हम, देखिए एक लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको, ये F1 और ये F2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं F1 जो है ग्रेटर है F2 से, ठीक है, F1 इज ग्रेटर देन F2, बहुत बढ़िया। अब यहां पर इस तरह से ना लिख के देखिए, यहां ध्यान दीजिएगा, F1 तो बड़ा है नहीं, तो आपको यहां क्या लिखना है? F2 ग्रेटर देन F1। बट बच्चे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन को यहां डिफाइन नहीं कर सकते, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ F1। बात समझिए इसको, चीज को, मैग्नीट्यूड मतलब कितना न्यूमेरिकल वैल्यू है उसका, ये बड़ा है ना बच्चे और ये छोटा है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट ना करके इस तरह से मैग्नीट्यूड में इस तरीके से करते हैं बच्चे। बोलिए बात समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है एकदम? ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम क्यों होगा, जब इसको इधर ना देके हम एरो इधर दे दें तो डायरेक्शन तो उल्टा हो गया, तो इससे डायरेक्शन तो नहीं पता चल पा रहा है किधर है मुझे, पर इसमें हम मैग्नीट्यूड का सिर्फ बात कर रहे हैं, डायरेक्शन का बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इस चीज को थोड़ा समझिएगा, बहुत इतना जरूरी नहीं है, बट ये सारे चीज थोड़े थोड़े से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ये सब सीखने के बाद वेक्टर आपको पढ़ने में अच्छा लगेगा बच्चे। बोलिए यहां समझ में आ गया? तो ये रिप्रेजेंटेशन था वेक्टर का बच्चे। चलिए हम लोग अब आते हैं बच्चे, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे बताते हैं, कि दो वेक्टर है तो एंगल कितना होगा। पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बच्चे वेक्टर के लिए समझेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए एक वेक्टर ये हो गया, वेक्टर इसको नेम दे देते हैं वेक्टर। ये वेक्टर का एक खास प्रॉपर्टी है बच्चे
कि वेक्टर को का डायरेक्शन को बिना चेंज किए हुए आप उसको कहीं भी ले जाके रख सकते हैं, उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग कर सकते हैं आप, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। चलिए ये वेक्टर ए है बच्चे, बहुत बढ़िया। इस वेक्टर को मैंने उठाया बिना ओरिएंटेशन चेंज किए, मैं यहां ले जाकर रख देता हूं। चलिए यहां पर मैंने रख दिया, सेम लेंथ में उठा के यहां लगा, इसको वेक्टर ए कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक वेक्टर को उस प्लेन में बिना ओरिएंटेशन चेंज किए कहीं भी ले जाके रखेंगे तो उसका कोई चीज चेंज नहीं हो सकता है। इसको मैंने किसका के लाया, मैं यहां पर कर दिया, ये लीजिए, इसको वेक्टर ए बोल सकते हैं। मानिए वेक्टर बी है हमारे पास, जैसे इसको मैंने उठाया ऐसा, इसको उठाया और ऐसे ले गया और ऐसे ले जाकर रख दिया। अब इसको हम वेक्टर ए नहीं कहेंगे, ये गलत है, क्योंकि बच्चे डायरेक्शन तो चेंज हो गया ना, हो गया ना। अब वेक्टर बच्चे सेम रहने के लिए डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर हमारे पास वेक्टर बी ऐसे है बच्चे, वेक्टर बी ऐसे एकदम ओरिएंटेशन ले जाइए, ऐसे रखा हुआ है सर, ऐसे ले जाके हम यहां रख दिया, इसको भी आप वेक्टर बी कह सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जिसको आपको याद रखना है कि एक वेक्टर का को किसी प्लेन में बिना ओरिएंटेशन चेंज किए हम एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाते हैं तो उससे वेक्टर का वैल्यू चेंज नहीं होता है, क्योंकि बच्चे उसके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो बच्चे उसका वैल्यू कैसे चेंज हो सकता है, तो इस बात को याद रखिए। चलिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर की बात करते हैं हम लोग। दो वेक्टर के बीच में एंगल बिटवीन टू वेक्टर, बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। तो एंगल की बात क्या है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, नोट्स कॉपी में तो नोट्स लाइन वाइज लिखा हुआ है बच्चे, बट आपको कुछ एक्स्ट्रा लगे तो आप पेंसिल से जरूर उस नोट्स में ऐड कर लिया कीजिए, वो आपके लिए है कि जब भी आप नोट्स खोलिए आपको पूरा लेक्चर समझ में आ जाना चाहिए। चलिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यहां पर एक बात ध्यान देना होगा, जैसे मान लेते हैं ऑलवेज दो वेक्टर के बीच में एंगल जब उसका टेल और टेल मिला रहेगा तभी डिसाइड करेंगे हम। टेल और टेल, दो वेक्टर का टेल, ये नहीं कि एक का टेल है और एक का बच्चे मैंने हेड रख दिया, तो नहीं, इस तरीके से नहीं। दो वेक्टर का टेल और टेल जब आपस में मिल जाए और दोनों के बीच में जो छोटा एंगल हो उसको हम बोलते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दोबारा बोल रहा हूं मैं, दो वेक्टर के बीच में एंगल तभी डिसाइड करेंगे जब दो वेक्टर का टेल और टेल मिला हो, टेल और हेड नहीं, टेल और टेल, और इन दोनों के बीच जो छोटा एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। देखिए एक एंगल तो ये हो सकता है सर, ये भी तो एंगल हो सकता है इधर से, देखिए इधर से वैसे तो बड़ा एंगल हो गया, ये छोटा एंगल, तो जो छोटा एंगल होगा उसको बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जैसे एग्जांपल देखिए बच्चे लोग, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है, बहुत बढ़िया, और एक वेक्टर बी है, ठीक है, और ये एंगल है बच्चा लोग बोल देते हैं चलिए 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल है बच्चे। पर एक एंगल तो ये भी तो दिख रहा है, एक एंगल तो हमको ये भी दिख रहा है बच्चे कि सर ये भी तो एंगल इस तरह से ले सकते हैं, ये 300 डिग्री सर। बट अगर बात करें एंगल का तो एंगल ऑलवेज जो दोनों में छोटा होगा वही एंगल बिटवीन द वेक्टर, मतलब 60 डिग्री एंगल बचे, 300 डिग्री नहीं है। और ये एंगल क्यों, हाँ सर दोनों का टेल मिला हुआ है तब हम एंगल बात कर पाए। जैसे कि एग्जांपल बच्चे, हमको एक इलस्ट्रेशन मैं आपको देता हूं, ये लीजिए वेक्टर ए और ये लीजिए वेक्टर, ये है आपका वेक्टर बी, और ये एंगल है बच्चे 60 डिग्री, 60 डिग्री। बताइए वेक्टर ए और बी के बीच में कितना एंगल है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। स्क्रीन को पॉज कीजिए और खुद से कोशिश कीजिए बच्चे। चलिए मैं बताता हूं, क्या मैं अभी डिसाइड कर पाऊंगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल, नहीं, क्योंकि सर दोनों का टेल टेल नहीं मिला हुआ है, इसका टेल और इसका क्या है, हेड है, नहीं डिसाइड। तो बच्चे एक प्रॉपर्टी तो मैंने आपको पढ़ाया है, किसी भी वेक्टर को आप चेंज कर सकते हैं बच्चे बिना डायरेक्शन को चेंज किए हुए। तो सर इसको खिसका कर मैं यहां पर तो लेके आ सकता हूं इस तरीके से, ये लीजिए आ गया, लेकिन मैं यहाँ पर ये भी वेक्टर बी कहलाया, कोई परेशानी नहीं, डायरेक्शन इधर ही और जितना लेंथ है उतना ही लेंथ। हाँ अब सर इन दोनों का टेल और टेल मिला, अब हम बता सकते हैं एंगल क्या है। और कितने यहाँ कितना एंगल दिख रहा है इन दोनों के पीछे, सर एक बड़ा एंगल दिख रहा है, एक दर्शी एंगल, तो बच्चे ये एंगल कहलाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। टोटल 180 डिग्री होता है बच्चे लोग, स्ट्रेट लाइन जो यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, 180 में कितना गया 60, कितना बचा 120 डिग्री। तो दो वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कितना डिग्री है बच्चे, 120 डिग्री। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट्स में भी ना मिले आपको। दो वेक्टर के बीच में एंगल तभी डिसाइड कर पाएंगे हम जब दोनों वेक्टर का
टेल और टेल आपस में मिले, ठीक है, और दोनों के बीच में जो छोटा एंगल होगा वही एंगल हम बोलते हैं दोनों के बीच का एंगल बचे। ओके, समझ में आ गया होगा। एक और इलस्ट्रेशन मैं देता हूं आपको, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। नॉर्मली इस चीज को कोशिश कीजिएगा आप सॉल्व करने का। देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस तो आप सब जानते होंगे, एक्स वाई जेड एक्सिस, चलिए ले लिया मैंने। मैं यहां पर 3 फोर्स आपको दिखाता हूं और उसको बच्चे आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। मैंने यहां लिया एक वेक्टर ए 30 डिग्री, कोई दिक्कत आप लोगों को। एक वेक्टर मैं सी ले रहा हूं 45 डिग्री, 45 डिग्री, और एक वेक्टर मैं ले रहा हूं बच्चे 60 डिग्री पे, इस साइड से 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये मेरा एंगल 60 डिग्री, और ये जो वेक्टर है इसका ओरिएंटेशन मैं थोड़ा चेंज करूं, इसका देखिए इस तरीके से है, ठीक है। ये वेक्टर आपका बी कहला गया, समझ में आ गया बच्चे। वेक्टर ए 30 डिग्री पे, वेक्टर सी जो है वो कितना डिग्री पे बचे लोग, ये आपका 45 डिग्री पे बचे, और ये 60 डिग्री है। आपको बताना है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी एंड वेक्टर ए एंड बी एंड वेक्टर ए एंड सी, तीनों के बीच में, ए और बी के बीच में, ए सी के बीच में और सी बी के बीच में एंगल बताइए। स्क्रीन को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और खुद से कोशिश कीजिए पहले सॉल्व करने का। चलिए मैं आता हूं, मतलब सबसे पहले ए और सी के बीच में एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड सी। चलिए पहले रूल पे आते हैं। सर ए और सी दोनों का टेल और टेल मिला हुआ है, कोई कष्ट नहीं सर, बिल्कुल सही, टेल टेल मिला हुआ हम बता सकते हैं। कितना छोटा एंगल तो यही आएगा, इधर से तो बड़ा एंगल आ जाएगा। 30 40 70 कितना आगे बचे 75 डिग्री। किसी को दिक्कत? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आते हैं वेक्टर ए और सी के बीच में एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड सी, सॉरी बी एंड सी। चलिए पहले ये डिसाइड कीजिए, क्या बी और सी जो जिस तरह से दिख रहा है हम एंगल डिसाइड कर सकते हैं? नहीं, एक का टेल है और दूसरे का क्या है, हेड। तो बच्चे लोग हमारा पहला काम क्या है, क्या करना है सर, दोनों का टेल और टेल मिलाइए। चलिए ये वेक्टर बी, इसको उठा के इधर भेजते हैं हम बच्चे। तो जब मैं इधर भेजूंगा तो ये बच्चे ये आ जाएगा, ये आ गया आपका वेक्टर बी। चलिए एंगल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इधर आ गया, ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ठीक है, 60 डिग्री। चलिए बी और सी में तो इनके बीच में कितना बचा, यहां से यहां 60 है और ये कितना बचे 45, तो ये कितना बचेगा एंगल, निकाल लीजिए आप, निकल जाएगा। यहां से 60 और ये बचे 45, तो ये कितना बचेगा 60 में से आप 40। एक चीज ध्यान दीजिएगा ऑलवेज, कि ऑलवेज बच्चे दोनों वेक्टर का टेल और टेल मिलना चाहिए। टेल और टेल नहीं मिला है तो आप वेक्टर दोनों के बीच में एंगल नहीं निकाल सकते हैं। चलिए 60 में 45 चला गया तो कितना बचा 15 डिग्री, मतलब बी और सी के बीच में एंगल कितना डिग्री बचे 15 डिग्री। चलिए अब आते हैं वेक्टर एंगल बिटवीन वेक्टर किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में। चलिए आपको निकाला है आपने, बताइए। चलिए वेक्टर ए और बी के बीच में 30 डिग्री, बहुत बढ़िया। और ये देखिएगा यहाँ 60 डिग्री यहाँ से यहाँ है, तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा ना, तो 90 डिग्री होता है पूरा ये बचे, तो 30 30 60 कितना डिग्री एंगल बचे 60 डिग्री। बात समझ में आ गया। तो नॉर्मली कैसे दो वेक्टर के बीच में एंगल डिसाइड करते हैं और कैसे निकालते हैं आपको समझ में आया। इस इलस्ट्रेशन को बार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वेक्टर के कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं बच्चे। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको मे भी समझ में आ गया होगा बच्चे। चलिए वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट इसमें टॉपिक की तरफ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा बच्चे, आगे हम वेक्टर में जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन के बाद हम लोग पहले तो ये तो समझ गए हम लोग कि कैसे किसी वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब फॉर्मूला से कैसे किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, फॉर्मूला के बेस्ट बाद में बताने की जरूरत थी इसको, बट पहले बताता हूँ, कोशिश कीजिएगा। देखिए मैंने लिखा वेक्टर फॉर्मूला, कैसे हम फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी वेक्टर को। बच्चे हमारे पास मान लेते हैं एक वेक्टर ए है हमारे पास, तो ए लिखा, ए बी जो लीजिए वेक्टर, बहुत बढ़िया। हर वेक्टर का क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्या होता है डायरेक्शन। तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब उसका लेंथ बच्चे वो ये है वेक्टर ए, और आपको क्या बोला मैंने मैग्नीट्यूड लगाई, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, और वेक्टर ए का जो डायरेक्शन बताएगा बच्चे ए लगा के उसको टोपी पहना दे, इसको ए कैप, क्या बोलते हैं इसको, ए कैप। तो बच्चे किसी वेक्टर का दो चीज आपको फॉर्मूला में दिखना चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो ये जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा लोग, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे लोग? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक चीज़ और समझ लीजिए बात को बच्चे यहाँ पर, जैसे नॉर्मल हम वेक्टर बी लिखना चाहें, सर वेक्टर बी कैसे लिखिएगा? वेक्टर बी, तो सर बी और यहाँ पर क्या लगाएंगे? बी कैप। तो जो वेक्टर है उसी के नाम के ऊपर टोपी लगा देते हैं, वही उसका यूनिट वेक्टर। इस वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिट वेक्टर। इसका सिर्फ काम क्या है? डायरेक्शन बताना। इसका क्या काम है? सिर्फ डायरेक्शन बताना। सॉरी। और इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। इसका मैग्नीट्यूड 1 के पीछे रीजन है, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ये है तो ये 1 से छोटा हो चाहे बड़ा हो तो मल्टीप्लाई होकर तो इसको चेंज कर देगा, और 1 से कोई भी मल्टीप्लाई होता है तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो किसी भी वेक्टर को अगर आपको पूरे फॉर्मूला वाइज लिखना है तो एक बात याद रखिएगा, तो वेक्टर लिखने के बाद उसका मैग्नीट्यूड और साथ में डायरेक्शन। बच्चा लोग आप वेक्टर में इस तरह से मैग्नीट्यूड लिखिए, चाहे बी सिर्फ लिख दीजिए बी और यहाँ पर बी कैप, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज़ है। इसको मैग्नीट्यूड, अगर एरो लगाए हैं तो मॉड देना पड़ेगा, अगर एरो नहीं लगाए तो सिंपल इसको भी मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ये किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। वेक्टर मान लेते हैं सी, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू सी और बच्चे सी कैप, खत्म। बात समझ में आ गया? थोड़ा सा दिक्कत आपको यूनिट वेक्टर में होगा, आगे चलते चलते और क्लियर हो जाएगा बच्चे। बस इतना दिमाग में रखिए कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताता है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है बच्चे। बोली बात समझ में आया? चलिए अब इसके अलावा 3 हमारे पास नॉर्मली बच्चे कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको सब जानते ही हैं बच्चे। तो कुछ ऐसे वीआईपी वेक्टर्स हैं जिनका डायरेक्शन बताने के लिए उनके असिस्टेंट को रखा गया है। जैसे वेक्टर ए तो अपने खुद बना, अपने ऊपर टोपी पहने खुद बता दे रहा है, वेक्टर बी अपने ऊपर टोपी पहने खुद बता दे रहा है, सी भी वैसा ही काम कर रहा है। पर कुछ ऐसे भी वेक्टर्स हैं, मतलब डिफाइंड वेक्टर हैं, जिनका डायरेक्शन बताने के लिए कुछ अलग नेमिंग दिया गया है बच्चे, वो भी यूनिट वेक्टर ही हैं। जैसे बच्चे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देखिए, एक्स एक्सिस, ये हो गया बच्चे वाई एक्सिस, ये हो गया आपका जेड एक्सिस, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, बोर्ड पे तो ऐसे ही बनेगा ये, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में का जो डायरेक्शन बताता है, एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? सर इसमें तो 0 ओरिजिन 0 1 2 3 मैग्नीट्यूड तो पता चल जाएगा नंबर से, बट इस साइड का डायरेक्शन बताने के लिए जो यूनिट वेक्टर आता है उसको बोलते हैं आई कैप। आई के ऊपर टोपी पहनाइए, आई कैप, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन बताएगा वो कौन कहलाएगा? आई कैप। और वाई एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन बताएगा वो कौन आएगा बच्चे? जे कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन बताएगा उसको क्या बोलेंगे? के कैप। बोलिए बात समझ में आया? मैं लिखना भी आपको बताता हूँ, बट दिमाग में एक बात बैठा लीजिए यूनिट वेक्टर के ऊपर, कि जो भी बचे वेक्टर हो उससे ऊपर टोपी पहना दीजिए, उसका बचे यूनिट वेक्टर है वो उसका डायरेक्शन बताता है। बट एक्स वाई जेड एक्सिस में एक डिफाइंड है, मतलब उनके लिए अलग से नेमिंग दिया गया है। एक्स एक्सिस का के अलोंग जो डायरेक्शन बताता है उसको क्या बोलते हैं? आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो बताएगा जे कैप, एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो बताएगा उसको जे कैप बोलेंगे बच्चे। बोलिए यहाँ तक समझ में आया? चलिए जैसे एक एग्जाम्पल में बताता हूँ, मान लेते हैं कि अभिषेक 2 मीटर एक्स एक्सिस से मूव किया। कितना मीटर मूव किया? 2 मीटर। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर है। तो उसको वेक्टर में लिख के दिखाइए। 2 मीटर एक्स एक्सिस में मूव किया तो उसका डिस्प्लेसमेंट लिख के दिखाइए वेक्टर में। सर डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत बढ़िया, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो मैं अगर ये लिख दूं, मैंने जो बात बोला, अभिषेक 2 मीटर एक्स एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 मीटर चला, या मैं सिर्फ ये लिख दूं 2 आई कैप अभिषेक का डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चे आपको लग रहा है कि सर जो बात वर्ड में बोल रहे हैं और इसमें दोनों सेम है? ओके, बहुत बढ़िया। ये इतना मीटर अगर लिख दे तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। देखिए ध्यान से, 2 मैग्नीट्यूड पता चल गया 2 मीटर, आई कैप जहां मैंने लगा दिया तो दिमाग में वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग की बात कर रहे हैं, तो बच्चे आई कैप मतलब एक्स एक्सिस में चला, और प्लस आई कैप मतलब पॉजिटिव, माइनस आई कैप मतलब निगेटिव डायरेक्शन में। प्लस आई कैप मतलब पॉजिटिव, उसी तरह जे प्लस ऊपर जे माइनस नीचे। बोले बात समझ में आया? दूसरा चीज मैं आपको बोलूं, सौरभ 4 मीटर जेड एक्सिस में निगेटिव साइड चला। सौरभ 4 मीटर जेड एक्सिस में निगेटिव साइड चला। चलिए, तो जेड एक्सिस में 4 मीटर चला तो यू सर मैग्नीट्यूड 4 दीजिए। जेड एक्सिस में चला है, जेड एक्सिस का डायरेक्शन कौन बताता है? के कैप। अब निगेटिव में चला है तो यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस
के कैप। किसी को भी देख के समझ में आ जाना चाहिए, ओके सर ये जेड एक्सिस में बंदा चला है, कितना मीटर चला है, 4 मीटर। क्यों जेड एक्सिस में चला है, क्योंकि सर यहाँ के कैप है और के कैप डायरेक्शन जेड एक्सिस का बताता है, और माइनस का मतलब जेड इधर है तो माइनस जेड इधर होगा बच्चे। बोलिए बात समझ में आया आपको। 1D में ये समझाया मैंने, एक डायरेक्शन में चलने का। सो 2D में भी देख सकते हैं। चलिए एक मैं इलस्ट्रेशन इसमें लेता हूँ। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे। तो नॉर्मली किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन होता है बच्चे। ठीक है, चलिए आगे के टॉपिक में चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, नोट कर लीजिएगा अगर नोट्स में ना दिखे तो आपको पॉज करके स्क्रीन को। चलिए यहां तक आप लोगों को मे भी समझ में आ गया होगा एक वेक्टर का बेसिक रिप्रेजेंटेशन, नेमिंग और ग्राफिकली कैसे करते हैं। अब आते हैं बच्चे हम लोग इसके बाद कोई वेक्टर अगर 2D में लिखना हो, 3D में लिखना हो तो उसको लिखने का तरीका बताते हैं, उसके बाद हम आगे आपको इसमें और समझाएंगे बच्चे। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर में 2 वेक्टर पहले डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बाद बच्चे हम आपको एक वेक्टर को पूरा रिप्रेजेंट करना मैं बताऊंगा बच्चे। ओके चलिए जैसे एग्जांपल देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर में स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे हम लोग। टाइप्स ऑफ वेक्टर के लिए पहले एक इलस्ट्रेशन से देखते हैं। हो गया, मैंने बोला आपको एक बॉडी जो है, एक बॉडी है वो खड़ा है 2,3 कोऑर्डिनेट पे। कितना कोऑर्डिनेट पे, 2,3। तो बच्चे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने आपको आता है 2,3 पे। इसको ओरिजिन बोलते हैं, तो ये तो 0 हो गया सर। एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में 3। सर मिला दीजिए, ये 2 मीटर और ये 3 मीटर। सर यहां पर कोऑर्डिनेट है 2,3, यहां पर कोई बंदा खड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे आप लोगों को। अब बच्चे 2,3 पे बंदा खड़ा है, तो आपने ये 2,3 कहां से डिसाइड किया, ओरिजिन से डिसाइड किया बच्चे। तो ओरिजिन से डिसाइड किया 2,3 पे एक बंदा खड़ा है, तो बच्चे ओरिजिन से एक ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से उस कोऑर्डिनेट या उस पॉइंट को इंडिकेट करे, उस वेक्टर को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, पोजीशन वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला बच्चे हम टॉप क्या पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं बच्चे हम लोग, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, 2 टर्म, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत बढ़िया। तो एक पॉइंट पे खड़ा है 2,3 पे, तो पोजीशन वेक्टर नॉर्मली होता क्या है, एक ऐसा बच्चे क्या कहते हैं वेक्टर जो किसी पॉइंट को, किसी कोऑर्डिनेट को बच्चे दिखाए, बताए, कहां से, ओरिजिन से। तो उस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ऑलवेज पोजीशन वेक्टर में कहां से बताना है बच्चे आपको, ओरिजिन से बताना है। तो 0 0 0 पर टेल होना चाहिए और जिस पॉइंट को दिखा रहा हूं वहां क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पर चलो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने की बात करें, अभी मैंने आपको समझाया ना वेक्टर में लिखने का तरीका, फिर से देखिएगा कैसे लिखते हैं इसको। तो नाम तो दे, इसको वेक्टर को मैंने आर दे दिया है, तो वेक्टर आर दे दिया मैंने, बहुत बढ़िया। इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट कितना बच्चे, एक्स एक्सिस में कितना चला, 2। तो 2 बस लिख के अगर मैं छोड़ दूं तो आपको कुछ पता चल रहा है किधर चला है, नहीं। तो साथ में क्या देना पड़ेगा, सर एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है ना, तो आप आई कैप लगाइए, पता चल गया। वाई का कितना है बच्चे, 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे, +3 ना, +3। और बच्चे वाई एक्सिस में क्या लगाएंगे, जे कैप। तो बच्चे ये लिख दूं, चाहे डायग्राम में ये बना दूं। बात समझ में आ रहा है आपको, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और ये बच्चे फॉर्मूला में रिप्रेजेंटेशन, बच्चे मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है, इससे साफ समझ में आया। ओके, ये एक का पोजीशन वेक्टर दिया गया है, इसका मतलब ये समझ में आया कोई एक्स एक्सिस में कितने दूरी पे है, एक्स से 2 पे, कैसे पता चला, आई कैप है। वाई एक्सिस में कितने दूरी पे है, 3। मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट से हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, चाहे किसी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से कोऑर्डिनेट बच्चे बता सकते हैं। बोली बात समझ में आप लोग को। तो ये 3D में भी जा सकता है बच्चे, तो जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट हो सकता था। मैंने जैसे बोल दिया एक बंदा है यहाँ पर खड़ा है 1 3, 2, -4 यहाँ पर खड़ा है बच्चे, इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके बताइए। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, वेक्टर r इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप। बच्चे माइनस यहाँ लगाते हो, माइनस यहाँ आ गया, पता चल गया कि निगेटिव में। मतलब एक्स एक्सिस में कितना कोऑर्डिनेट, कितने दूरी पे है बच्चे, एक्सिस 3 मीटर, वाई एक्सिस में 2 और जेड एक्सिस में 4, निगेटिव साइड है बच्चे। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना कोऑर्डिनेट से आराम से बना सकते हैं और मैथमेटिकल फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर समझ में आया बच्चे। पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का पोजीशन बताता है, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। डेफिनेशन के लिए नोट्स में आप देख लीजिएगा। बोलिए पोजीशन वेक्टर क्लियर है बच्चे, क्लियर है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है,
तो इन जनरल अगर बच्चे हम पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें तो इन जनरल बच्चे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर बच्चे नेमिंग दे रहे हैं ए बी सी, जेड एक्सिस भी मान लेते हैं 3 कोऑर्डिनेट। तो बच्चे पोजीशन वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं इन जनरल, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन कंपोनेंट, मतलब 3D में बच्चे। बोलिए बात समझ में आप लोगों को? तो ये होता है पोजीशन वेक्टर। क्लियर? आपको पोजीशन, किसी चीज का पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं बच्चे, ठीक है। चलिए अब इसमें हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट वेक्टर की तरफ। चलिए सेकंड वेक्टर बच्चे हम लोग करते हैं। सेकंड वेक्टर को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सेकंड वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। चलिए डायग्राम से बच्चे समझते हैं इसको हम लोग। मान लेते हैं एक्स वाई एक्सिस में बना रहा हूं मैं, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। जेड भी चलिए लेते हैं, जेड एक्सिस। कोई पर्सन यहां पर है, कोई पर्सन यहां पर है, इसका कोऑर्डिनेट के साथ हम लोग करते हैं बच्चे। जैसे एग्जांपल चलिए ऐसे लेते हैं, इसका एक्स बी एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। और यहां ए ले लेते हैं पॉइंट, यहां पर है। तो चलिए एक पर्सन है जो इस पॉइंट पे खड़ा है, बहुत बढ़िया। इसका अपना पोजीशन वेक्टर होगा? हाँ सर, हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है कि हर कोई ओरिजिन से कहीं ना कहीं तो होता है। तो सर इसका पोजीशन वेक्टर दिखा दीजिए। ये लीजिए पोजीशन वेक्टर, इसको मैंने R1 लिख दिया। लीजिए R1 पोजीशन वेक्टर किसका है? कोऑर्डिनेट ए का है। चलिए ये बंदा यहां से मूव करके इस पॉइंट बी पे आ गया और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? bx by एंड bz। ओके चलिए सर, जिस पॉइंट पे आया बंदा, क्या उस पॉइंट का ही पोजीशन वेक्टर है? हाँ, हर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है क्या? किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से जो डायरेक्शन बताता है, दिखाता है, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर, इसको लिखते हैं R2। बहुत बढ़िया, ओके। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर R1, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर R2। अब इस पर यहां पर भी एक दिख रहा है AB। हाँ, अब आइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी भी कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करे, दिखाए। कहां से? अदर देन ओरिजिन। ओरिजिन को छोड़ के किसी अदर पॉइंट से, किसी पॉइंट को अगर हम कोई वेक्टर दिखा रहा है तो उस वेक्टर को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो सिंपल सा बात है बच्चे, वेक्टर बी को शो करना है किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किया तो उसको तो R2 बोले, पोजीशन वेक्टर। पर वेक्टर बी का लोकेशन बताना है किसके रिस्पेक्ट में? वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में। तब उस तरह के वेक्टर को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब वेक्टर बी का बताना है तो एरो साइड रहेगा, किसके रिस्पेक्ट में बताना है? ए के, तो यह टेल रहा है। इस वेक्टर को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं, मैंने डेल्टा आर डाल दिया बच्चे। बोलिए पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा आर बोलिए, ए से कहां गया? बी, ए से बी और वेक्टर लगा दिया। एक वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए बी है बच्चे। बोलिए आपको समझ में आया? इसको आप OA भी वेक्टर बोल सकते थे, इस तरह से लिखिएगा तो आप OA बोल सकते हैं। जहां से स्टार्ट होता है वो पहले लेटर आता है, जहां एंड होता है वो बाद में। इसको क्या बोल सकते हैं बच्चे? आप OB वेक्टर बोल सकते हैं। बोलिए बात समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट और कोऑर्डिनेट का लोकेशन कहां से बताता है बच्चे? किसी भी अदर पॉइंट से बताएगा, बट एक्सेप्ट ओरिजिन। ओरिजिन नहीं होना चाहिए किसी अदर से। तो बोल सकते हैं बी, यहां पर बी का पोजीशन बताया जा रहा है ए के रिस्पेक्ट में, वो ये वाला वेक्टर है बच्चे, ये वाला वेक्टर है, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बट ये दोनों क्या है बच्चे? आपका पोजीशन वेक्टर। लिखने का तरीका समझिए बच्चे, पोजीशन वेक्टर को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। चलिए तो हमारे पास डेल्टा आर है, बहुत बढ़िया। डेल्टा आर को हम लोग लिख सकते हैं ए बी भी लिख सकते हैं। इससे समझ में आ जाता है नेमिंग से। कहां से स्टार्ट हो रहा है वेक्टर? ए से। कहां बचे? एंड हो रहा है बी पे। किसका पोजीशन बता रहे हैं? बी का। किसके रिस्पेक्ट में बता रहे हैं? ए के रिस्पेक्ट में। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए लिखते कैसे हैं? तोड़ेंगे। वहां तो लिख दिए थे सर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। यहां लिखेंगे कैसे? देखिए करते क्या है, कहां पर एंड टर्मिनेट हो रहा है? बी पे। कहां से स्टार्ट हुआ? ए। तो बी के कोऑर्डिनेट से ए के कोऑर्डिनेट को घटाइए। चलिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बच्चे? बी का bx, नीचे लिख रहा हूं बच्चे bx, और बच्चे उसका यहां कितना कोऑर्डिनेट है? ax। देखिए रिजल्टेंट बना, और डायरेक्शन कौन बताएगा? आई कैप, प्लस साइन।
अब वाई एक्सिस का कितना, बी वाई माइनस ए वाई, कौन बताएगा बच्चे, जे कैप, प्लस आइए फिर बच्चे क्या लिखेंगे, बी जेड माइनस ए जेड, क्या लिखेंगे यहाँ, के कैप। बच्चा ये तरीका है किसी भी वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करें। लिखने का तरीका बिल्कुल याद रखिएगा बच्चे, ऑलवेज हम लोग जिस फाइनल जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को इनिशियल कोऑर्डिनेट से घटाते हैं, एक्स वाले एक को एक्स से, वाई वाले को वाई का जेड, और साथ में आई जे के कैप लगा देते हैं बच्चे। मतलब ये पूरा देखिए ये समझ में आ जाता है आप लोगों को कि ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है फाइनल, बी एक्स, इनिशियल कहाँ से आया है, ए एक्स से आया है। तो इस तरीके को रिप्रेजेंट करने को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बच्चे उस टाइम पोजीशन वेक्टर में आपने वही काम किया था, पर देखिए यहाँ का कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, मतलब कितना कोऑर्डिनेट 0,0,0, तो ये पोजीशन वेक्टर को आप, ये आर को बच्चे आप क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं, ए फाइनल पॉइंट है, ओ इनिशियल पॉइंट है, घटाइए एक्स माइनस 0, एक्स ही बचता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ए वाई माइनस 0, ए वाई ही बचता है, प्लस ए जेड के कैप, ए जेड माइनस 0 नहीं बचेगा। तो सर जब फाइनल आंसर आ जाए तो हम तो पहचान नहीं पाएंगे, इसको भी सब्सट्रैक्ट करके एक नंबर ही ना आ जाएगा तो हम पहचान नहीं पाएंगे वो पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट, वो लिखा रहेगा जो पोजीशन होता है कि वो डिस्प्लेसमेंट बताया रहेगा, ऐसे पता नहीं चल पाएगा। बोलिए बात समझ में आया, एक पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका और एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखने का तरीका, दोनों वेक्टर है किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का, एक ओरिजिन से रिप्रेजेंट करता है दिखाता है, और एक कहां से दिखाता है, ओरिजिन को छोड़ के कोई भी पॉइंट से दिखाता है, सिंपल। चलिए एक पोजीशन वेक्टर, एक इलस्ट्रेशन इसके ऊपर करते हैं, एक पोजीशन वेक्टर हमको लिख के आप लोग दिखाइए। चलिए हम लोगों को क्या है कि एक बंदा जो है, एक जो पर्सन है वो 2,-3,-2 से मूव करके चला गया, वो चला गया -4, 3, 5, 6 पॉइंट यहां पर चला गया, ए से पॉइंट बी पे मूव कर गया कोई बंदा। तो इस बंदे का आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए, इस बंदे का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए। चलिए इस पूरे पॉइंट को हम इसका पोजीशन वेक्टर दिखाते हैं कि डायग्राम बना के। चलिए दोनों को पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाते हैं, समझिएगा बात को बच्चे, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड का इधर निगेटिव जाएगा, एक्स वाई जेड। पहला x2 निगेटिव निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं बचे यहाँ पर, तो इधर ले लेते हैं x पॉजिटिव, इधर निगेटिव आ जाएगा। तो सर यहाँ पर x का पॉजिटिव लेना है इस साइड, निगेटिव लेना है y का इस साइड, और z का निगेटिव इस प्लेन में। तो बच्चे यहाँ कोऑर्डिनेट लेते हैं। 3D में थोड़ा दिक्कत होता है दिखाने में, पर कोशिश कीजिएगा, क्यूब शेप बना के करता हो तो आपको समझ में आता है। सर यहाँ पॉइंट ले लीजिए 2,-3,-2, ये आप पॉइंट ए आपने दिया है, ये यहाँ पर बनता, ये लीजिए, ये आपका R1 या वेक्टर एक है, ओ एक ही है, ठीक है। उसी तरह ये पॉइंट दिखाना है, निगेटिव है तो इस साइड जाएगा -4, और ये प्लस है और ये प्लस है। तो सर यहाँ पर कहीं ले लेते हैं, इसको यहाँ ले लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट B -4,5,6, बहुत बढ़िया। ये वेक्टर आपका R2 कह दिया मैंने इसको, ठीक है। अब हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है, ए से कहाँ गया है, B, मतलब बच्चे हम लिखेंगे तो AB, और सब्सट्रैक्ट किससे करेंगे, B से A को। तो ये देखिए यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूं मैंने भाई, इन दोनों को जोड़िए। किसको बता रहे हैं आप, B को, कहां से बता रहे हैं, A, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या कहला है, AB। चलिए घटाइए इसको, खुद से पॉज करके लिख लीजिएगा बच्चे। देखिए कैसे घटाएंगे, -4 -2, और ये x एक्सिस क्या है, मतलब i कैप। आइए नेक्स्ट, 5 -3 प्लस 5 -3, क्या लिखेंगे, j कैप लिखेंगे। देन 6 -2 प्लस 6 -2, क्या लिखेंगे बच्चे हम लोग, k कैप। और ये कितना आ रहा है, -6i कैप, देन प्लस 8j कैप प्लस 8k कैप। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो कैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखते हैं बच्चे, रिप्रेजेंट करते हैं, समझ में आया आप लोगों को। तो नॉर्मली ये रिप्रेजेंटेशन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। चलिए आपको समझ में आ गया पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। चलिए इसमें थोड़ा सा और एक 3D में लिखना वेक्टर को मैं बताता हूं आपको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इसमें। देखिए किसी एक वेक्टर को पूरा कंप्लीट तीनों एक्सिस में कार्टेशियन कंपोनेंट में कैसे लिखेंगे, वेक्टर
ए इज इक्वल टू वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये कंप्लीट एक वेक्टर को कार्टेशियन कंपोनेंट में दिखाने का तरीका है बच्चे। इस सारी चीज से हमको पता चल जाता है वेक्टर ए का एक्स एक्सिस में कंपोनेंट कितना है एक्स, क्योंकि आई इसके साथ है। वाई एक्सिस में कंपोनेंट कितना है ए वाई। जेड एक्सिस में कंपोनेंट कितना है ए जेड है बच्चे। तो ये जो मेरा टर्म है ये वाला टर्म तीनों में, ये जो है ये क्या है कंपोनेंट। क्या है इसका कंपोनेंट है बच्चे। एलोंग कंपोनेंट जो है एलोंग किसके कंपोनेंट एलोंग एक्स एक्सिस एक्स, कंपोनेंट एलोंग वाई एक्सिस ए वाई, कंपोनेंट एलोंग जेड एक्सिस ए जेड। तो दीज आर द कंपोनेंट या मैग्नीट्यूड ही बोल सकते हैं। एक्स एक्सिस में कितना मैग्नीट्यूड एक्स ए वाई ए जेड। बच्चे एक बात समझिए, मतलब ये तो समझ में आ गया कि अगर डायग्राम बना दिया तो बहुत अच्छा बात है। यहाँ ए एक्स ए वाई और ए जेड ये आपका एक पोजीशन वेक्टर हो गया, बहुत बढ़िया। इसको वेक्टर ए मैंने नाम दे दिया। बट सर ए एक वेक्टर है जिसका एक्स एक्सिस मैग्नीट्यूड कितना है एक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिखते हैं बच्चे एक्स इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का वेक्टर ए का एक्स एक्सिस में बच्चे मैग्नीट्यूड कितना 2, वाई एक्सिस में कितना 3, जेड एक्सिस में कितना 4। ओके सर, एक्स वाई जेड एक्सिस में तो वेक्टर ए का पता है, पर कंप्लीट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है मैग्नीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट ओवर एक्स कंपोनेंट जितना है उसको लिख के उसका स्क्वायर कीजिए, आई जे के क्या देने की जरूरत नहीं है, प्लस वाई कंपोनेंट को बच्चे स्क्वायर कीजिए, प्लस किसको कीजिए जेड का। ये आपको मैग्नीट्यूड दे देगा बच्चे। बात समझ में आया कैसे किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड देखिए, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। यहाँ माइनस होता चाहे प्लस होता उसे कोई माइनस बच्चे कोई स्क्वायर पॉजिटिव बना देता। अब जोड़ दीजिए इसको, जो आएगा 4 9 16 25 4 29 बच्चे मैग्नीट्यूड हो गया। तो किसी के नंबर आया बच्चे, आया कि नहीं आया। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका ये है। और सिर्फ ये होता, मानते हमारे पास वेक्टर बी है कोई, हमारे पास वेक्टर बी है कोई, तो वेक्टर बी हमारे पास है 2i माइनस 3j। इसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो सिंपल मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका बच्चे ये लिखिए, चाहे सिर्फ बी लिखिए, बात क्या है बराबर, इज इक्वल टू रूट ओवर कितना 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस से 4 और कितना हो गया 9, कितना बच्चे रूट अंडर 13 मैग्नीट्यूड आ गया बच्चे। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का ये तरीका होता है बच्चे। बोलिए समझ में आया आप लोगों को। तो नॉर्मली आज मैंने आपको वेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया कि वेक्टर क्या होता है और एंगल कैसे निकालते हैं, एंड पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसको अच्छे से पढ़िएगा और असाइनमेंट से नोट्स अच्छे से लिखिएगा बच्चे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।